बहनों, जब से कोरोना महामारी का प्रकोप शुरू हुआ है, तब से हमारे जीवन में बहुत सारे परिवर्तन आ गए हैं। हमारी जीवन शैली लगभग बदल चुकी है। हम मास्क लगा रहे हैं, हम सामाजिक दूरी के नियम का पालन कर रहे हैं। इसके अलावा और भी तमाम परिवर्तन हमारी ज़िंदगी में आए हैं जब से ये कोरोना महामारी शुरू हुई है। इसी तरह का एक परिवर्तन है ऑनलाइन क्लासेस। आज बच्चे ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से पढ़ रहे हैं, चाहे बहुत छोटे बच्चे हों या बड़े बच्चे हों। ऑनलाइन माध्यम जो है अब ज़्यादा चलन में है, क्योंकि सामाजिक दूरी का पालन करना है। तो इसके चलते ऑनलाइन क्लासेस या ऑनलाइन मीटिंग्स ही हमारे सामने एकमात्र विकल्प रह गया है। तो बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस स्कूल प्रबंधन के लिए और अभिभावकों के लिए एक चुनौती भरा कार्य था, और इसको किस तरह से स्कूल प्रबंधन के एंड पे अगर बात करें तो किस तरह से ये किया गया, एक स्कूल प्रबंधन से जुड़ी शख्सियत इसके बारे में क्या महसूस करती है, ये सब बातचीत करने के लिए आज हम फोन लाइन पर हैं अनुपमा एस गोस्वामी के साथ। इनसे हम बातचीत करेंगे ऑनलाइन कक्षाएं, व्यवसाय या ज़रूरत, इस विषय पर। तो इनका स्वागत करते हुए पहला प्रश्न इनसे यही पूछ लेते हैं कि ऑनलाइन कक्षाओं के बारे में अनुपमा जी आपका क्या कहना है? देखिए अर्चना जी, ऑनलाइन शिक्षा डूबते को तिनके का सहारा की तरह आई। तिनका जो बहुत छोटा है पर जीवन दान दे रहा है, डूबने से बचा रहा है। या यूं समझ लीजिए कि जब अंधकार है, सामने कोई दिशा नहीं दिख रही है, तो एक दीपक जलता है जो रास्ता दिखाता है। अब जो चल पड़े तो बढ़ गए, और जो रुक गए वो रह गए, वो आज सोचना शुरू हुए हैं। तो ये है ऑनलाइन शिक्षा। अच्छा, ये और बताइए, ये व्यवसाय है या जरूरत है? आपका क्या दृष्टिकोण है? देखिए, इसमें मैं दो बातें कहूंगी। पहले तो आप ये समझिए कि व्यवसाय वही होता है जहाँ जरूरत हो। आपको एक चीज नहीं चाहिए, आप मुझसे क्यों खरीदेंगी? लॉकडाउन में सब बंद हुआ, दूध की दुकान बंद नहीं हुई, राशन की दुकानें खुली रही, क्योंकि वो जरूरत थी। अब अल्कोहल है, भले वो गलत जरूरत है या सही जरूरत है, लेकिन जरूरत है, तो इकोनॉमी को संभालने के लिए अल्कोहल की दुकान खुली। तो जितनी बड़ी जरूरत होती है उसी का व्यवसाय होता है। मार्केट, वो कहते हैं ना, इट्स अ फंक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। और अब दूसरी बात, अब आप ये देखिए कि शुरू से आरोप लगाते हैं कि डॉक्टर हैं, स्कूल हैं, कमर्शियलाइज हो गए हैं, व्यापार बना लिया है। मुझे ये समझ में नहीं आता, जैसे आप होटल जाते हैं, वेटर आपको गुड मॉर्निंग बोलता है, आपकी चेयर खींचता है, आपको दरबान सैल्यूट करता है, आप एक बार में 2-3 हजार रुपए दे आते हैं, तब आप क्यों नहीं कहते कि देखो, लोगों को खाना खिलाना भी व्यापार हो गया, भूखे को भोजन तो वैसे ही करा देना चाहिए। जब स्कूल के बिल्डिंग्स खुले होते हैं, आपको स्कूल की मेट्स चाहिए, वो आपको हेड कैप पहने होनी चाहिए, ग्लव्स पहने होने चाहिए, स्कूल में स्विमिंग पूल होना चाहिए, तब वो सब बातें करते हुए कहाँ जाता है व्यवसायीकरण? और आप ये देखिए, क्या क्या व्यवसायीकरण। अब जो टीचर दिन रात मेहनत कर रहे हैं, वो ट्यूशन फीस तो डिजर्व करते हैं ना, उन्हें घर चलाना है। अब आप उसे अगर व्यवसायीकरण कहें, तो बहुत लोगों के घर चल रहे हैं इस व्यवसाय से। ये भी समाज सेवा है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है, तो ठीक है, फिर व्यवसायीकरण है। बेहतरीन तरीके से आपने खुलासा किया अपने ख्यालात के हिसाब से कि ये व्यवसाय है ऑनलाइन क्लासेस या ज़रूरत है। बहुत अच्छा वाक्य आपने इस्तेमाल किया है अनुपमा, कि ज़रूरत का ही व्यवसाय होता है। अच्छी बात है। अच्छा, ये बताइए, ऑनलाइन कक्षाओं के आपने एक तरह से फ़ायदे तो हमें बताए और क्यों ज़रूरत है ये भी हम जान गए, लेकिन इसके फ़ायदे और नुकसान की अगर हम बात करें तो आप क्या सोचती हैं इसके बारे में? हाँ, देखिए हर चीज के होते हैं फायदे और नुकसान, हर सिक्के के दोनों पहलू होते हैं। तो अगर हम फायदों की बात करते हैं, तो बच्चों का जो ट्रैवलिंग टाइम है वो खत्म हुआ। अभिभावक जो है, उनको उनकी डे टू डे रिपोर्ट मिली, उनके बिहेवियर को क्लोजली जानने का मौका मिला, और अभिभावक और अध्यापक का जो बॉन्ड है, जो उनके रिश्ते हैं, वो मजबूत हुए। बच्चे सेल्फ डिपेंडेंट हुए, टेक्नोलॉजी को लेकर सब बच्चे भी अपग्रेड हुए, और जो एजुकेशन का और जो टेक्नोलॉजी का जो प्रैक्टिकल साइड है वो डोमिनेंट है। अब वही पढ़ाया जा रहा है जो जिसमें तत्व है कुछ, और ये सब हुए, इसके तमाम फायदे हैं। और अगर हम नेगेटिव पॉइंट्स देखें, इसके नुकसानों की तरफ जाएं, तो सबसे बड़ा नुकसान अर्चना जी ये कि जो
सबसे बड़ा मैं बोलूंगी जो अभिभावकों का जो इंटरफेरेंस है, जो दखलंदाजी है टीचर और बच्चों के बीच में, वो बहुत बढ़ गई है। उधर कक्षा खत्म हुई, उधर कॉल आ जाती है, मेरे बच्चे को नहीं पूछा, मेरे बच्चे को ऐसे बोल दिया, क्योंकि वो बैठते हैं अपने बच्चे के साथ। अब देखिए, आप टीचर को पता है वो ऑनलाइन है, वो विजिबल है, वो सबको दिख रही है, वो अगर वैसे कुछ कुछ भी करती हो, लेकिन ऑनलाइन के दौरान ना तो वो पक्षपात करेगी, ना वो ऐसा कुछ करेगी। लेकिन आ, अभिभावक अपने बच्चे को लेकर बहुत पक्षपाती हो रहे हैं। वो ये नहीं समझ रहे हैं कि क्योंकि उनको समझाना आसान नहीं है, बच्चों को समझाना आसान है, माँ बाप को समझाना आसान नहीं है। वो नियम को लेके भी बहसते हैं, हर चीज को लेकर वो दखल देते हैं। और फिर अगर आप और मुश्किलों की बात करें तो एक ये बड़ी मुश्किल है कि बच्चों के हाथ में आपने डिवाइस दे दिए, इंटरनेट दे दिया, फिर उनकी फिजिकल एक्टिविटीज खत्म हो गई। बच्चे अपने घर के कंफर्ट जोन में आए, लेकिन फिर वो उसका ज्यादा फायदा उठा रहे हैं, तो डिसिप्लिन भी खत्म हुआ लाइफ से। और ऑल इन ऑल ये है कि चलिए, ये अच्छी बात है कि सुरक्षित है घर में। जी अनुपमा, अच्छा, आँखों पर इसके असर की बहुत बात हो रही है कि बच्चे जो ज़्यादा छोटे बच्चे हैं, जिन्हें स्क्रीन के सामने ज़्यादा समय नहीं रहना है, तो वो भी बाध्य हैं स्क्रीन के सामने रहने के लिए, और अभिभावक भी बाध्य हैं बच्चों को स्क्रीन के सामने बिठाने के लिए। तो आँखों पर इसका ज़्यादा नकारात्मक असर ना हो, इसके बारे में आप क्या सोचती हैं? हाँ, देखिए, ये तो है, इसमें इंस्टीट्यूशंस को भी ध्यान रखना होगा इस चीज का कि डॉक्टर्स की इंस्ट्रक्शंस पर चलें, बच्चों के मनोविज्ञान को लेकर, बच्चों की कैपेसिटी स्क्रीन टाइम की, सब चीजों से डॉक्टर्स को, साइकोलॉजिस्ट को वो कंसल्ट करके चलें। ये सब देखकर ही स्क्रीन टाइम डिसाइड करें, और अच्छे स्कूल कर भी रहे हैं। अच्छे अच्छे स्कूलों ने सारे स्टेप्स लिए हैं, स्क्रीन टाइम उसी तरह से डिसाइड किया है। और फिर ये है कि हम बच्चों को सिखाएं कि हर आधे घंटे में आंखों की एक्सरसाइज करें, 40 मिनट में जैसे टाइम आउट होती है मीटिंग, तो स्ट्रेचिंग करें, काउच पोटैटो ना बने, बिस्तर में ना बैठें, पोस्चर सही रखें। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सब ठीक है, आपने सब स्टेप्स लिए तो बहुत अच्छा हो गया ऑनलाइन। मैं ये बोल रही हूँ कि अगर थोड़ी सी सावधानियां कर लें तो मुश्किलें खत्म नहीं होंगी, लेकिन समय के अनुसार, इन द गिवन सर्कमस्टांसेस, यही एक विकल्प है हमारे सामने, ऑनलाइन एजुकेशन। तो अब हमें देखना है कि हम इसके फायदे उठाएं और इसके नुकसानों से लड़ें, जितना बेस्ट पॉसिबल है उतना तो मैनेज करें कम से कम। अनुपमा, कुछ देशों ने इस साल को 2020 को 0 ईयर भी घोषित किया है। अगर भारत में भी ऐसा घोषित कर दिया जाता तो क्या बड़े पैमाने पर हमें नुकसान होता, या हम नहीं कर सकते थे? हमने क्यों नहीं किया? आप क्या सोचती हैं? देखिए, जीरो बहुत बड़ा होता है, पूरा सर्कल है एक। हमारी शिक्षा प्रणाली है जहाँ एकेडमिक्स इतनी वैल्यू रखता है, वो 0 ईयर नहीं झेल सकती। बच्चों का ये साल बर्बाद हुआ, ठीक है, अब सेकंड का बच्चा है, थर्ड का बच्चा है, वो पिछले साल का भी भूल गए, अगला साल भी उनका हल्के में जाएगा क्योंकि आदत नहीं रहेगी, पिछला भूल चुके हैं। 3 साल का अंतर आ जाएगा एक साल को 0 ईयर करने से। और दूसरी तरफ जो एक और बहुत ज्वलंत समस्या कह सकते हैं आप, एक संस्थान जब बंद होता है, कितनों का रोजगार बंद होता है। अब हमारी अर्थव्यवस्था भी इतनी बेरोजगारी के लिए तैयार नहीं है, और फिर ये भारत है और ये टीचर्स है, ये नहीं रुकेंगे, ये बढ़ेंगे। ये देश भी मेहनतकश लोगों का है, ये भी बढ़ेगा, ये कभी रुकेगा नहीं। तो 0 ईयर का तो सवाल ही नहीं होता। देखिए, उनकी शिक्षा प्रणाली अलग है ना, वहाँ पे स्किल सेट पर ज्यादा जोर देते हैं। वहाँ पर बच्चे कई बार 10 साल की उम्र से स्कूल जाना ही शुरू होते हैं, और वहाँ पे और चीजों को लेकर बहुत जागरूकता है माँ बाप के अंदर भी। वहाँ ब्रेन डेवलपमेंट के लिए अलग से स्कूल की जरूरत नहीं पड़ती है। हमारे यहाँ तो 75% तो रूरल इंडिया है, पीछे से जो हमारी रूट्स हैं वो गांव से आ रही हैं, बहुत बहुत सी चीजें हैं। फिर उनकी इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है, पॉपुलेशन नहीं है वहाँ पे इतनी, तो उनकी इकोनॉमी भी स्ट्रांग है। कितने लोग बेरोजगार हो जाएंगे वहाँ पे एक संस्थान बंद होने से? तो गवर्नमेंट झेल सकती है। यहाँ पे तो हजारों की तादाद में लोग बेरोजगार हो जाएंगे, और कितने ही बच्चे घर पर रह जाएंगे, 5 साल की उम्र से घर पे रह जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 3.5 साल से बच्चा जाना शुरू होता है स्कूल।
इस चीज का भी फर्क पड़ता है। और आखिरी सवाल अनुपमा आपसे यही कि ऑनलाइन कक्षाओं का आयोजन करना स्कूल प्रबंधन के लिए कितना चुनौतीपूर्ण रहा, ये हमें ज़रूर बताइए। अभिभावकों की बात जो है वो काफ़ी हद तक हम तक है, क्योंकि हमें भी अपने बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करवानी पड़ती हैं, लेकिन स्कूल प्रबंधन के एंड पर ये कितना चुनौतीपूर्ण था, ये आपसे हम जानना चाहेंगे। ये सवाल पूछने के लिए तो मुझे आपका शुक्रिया करना चाहिए क्योंकि आपने मुझे बहुत कुछ याद करा दिया। हम लोगों ने बहुत बड़ी हिम्मत जुटाई स्कूल प्रबंधन में, टीचर्स में। जैसे कहते हैं ना, कोई शिक्षा अभियान जब चलाते हैं तो पहले आप अपने आप को तैयार करते हैं, फिर आप घर से जाते हैं। ऐसे ही अप्रैल में जब ये कदम उठाया और ये डिसाइड किया कि कंटिन्यू करेंगे, रुकेंगे नहीं, और शिक्षा सत्र जो है वो अपनी तय तारीख पर ही शुरू करेंगे, तो सबसे पहले तो अपने को अपग्रेड करो, बैक टू बैक ट्रेनिंग, फिर उसके बाद संसाधन जुटाने हैं अथॉरिटीज को, जैसे ऐप लिया, फिर आईडीज खरीदे, हर एक अधिकारी को स्कूल के, सिर्फ फ्रंटलाइन टीचर्स नहीं, सबको टेक से भी बनाओ। और फिर उस सबके बाद सबसे बड़ी चुनौती, अभिभावकों को कॉल कर करके जागरूक करो, बच्चों को लेकर आना स्कूल, ऑनलाइन स्कूल के लिए समझाना कि देखिए कुछ पता नहीं है, ये कब तक चलेगा। फिर स्क्रीन टाइम के लिए उन्हें राजी करना, उन्हें समझाना कि कैसे स्क्रीन टाइम से फाइट करना है, फिर बच्चों को ट्रेंड करना। फिर उसके बाद कुछ बच्चे तो जिनके पेरेंट्स डॉक्टर्स थे, उन्होंने सुरक्षा की दृष्टि से ननिहाल या ददिहाल छोड़ दिया था, वहाँ उन लोगों को सिखाना, फिर उन्हें इस चीज का एहसास करवाना कि हम इस स्थिति से भाग नहीं सकते, हमें वक्त के साथ चलना पड़ेगा। मतलब न केवल खुद चलना है, उन इतने सारे लोगों को साथ लेकर चलना है, और वो लोगों की फ्रस्ट्रेशंस अपनी अपनी है। फिर कितनी बार ऐसे ही, जैसे कोई लड़ रहा है, कोई नियम नहीं मान रहा है, कोई कह रहा है 3 महीने में तो खुल ही जाएगा मैडम, फिर करा लेना। ऐसे में टीचर्स एक योद्धा की तरह आए और उन्होंने साबित किया कि शिक्षा आज भी सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं है, ये समाज की सेवा है। और आज भी जो शिक्षक है वो नमन के काबिल है, जो इतनी बड़ी चुनौती को जो पार करके, और जो आप सब बच्चे पढ़ रहे हैं। इस सब जानकारी के लिए अनुपमा गोस्वामी, हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद अर्चना।